Next, we are continuing case logic capital gains. So first of all, it is concerning the cost of acquisition and cost of improvement. So first case logic is CIP versus BC Srinivasa Sethi 1981. So this is very famous case law. तो इन दिस केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट डिटर्मिनेबल। तो कुछ ऐसे सोचते हैं जिसकी कॉस्ट हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, उसका कैपिटल गेन भी हम डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे, तो इट मीन्स फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसका कोई देखने गया है, तो इसके लिए एक सेक्शन बना है आपका 55(2) which provides that the cost of acquisition of certain self-generated assets such as goodwill of a business is nil। तो ये सेक्शन 55(2) को कहता है कि जो गुडविल होती है बिजनेस की, उसकी कॉस्ट हम निल मानते हैं। तो इतनी निल का मतलब ये है, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये डिटर्मिन नहीं होगी, ये डिटर्मिन हो सकती है पर उसकी कॉस्ट हमने निल मानी है। तो इसका मतलब है इस केस में कोई कैपिटल गेन डिटर्मिन हो सकता है अब आपका। Therefore, in respect to these self-generated assets covered under section 55(2), the decision of BC Srinivasa Sethi case would not apply। क्योंकि श्रीनिवासा का जो केस है वो तो ये कहता है जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी डिटर्मिन नहीं हो सकती है, पर हम कह रहे हैं गुडविल ऑफ बिजनेस में तो डिटर्मिन हो रही है सेक्शन 55(2) में, और वो क्या है कॉस्ट, वो आपकी नील मानी जाएगी। तो इट मीन्स अब देखते हैं किस केस में डिटर्मिन नहीं होती है, देखते हैं हम। So it has been held that where it is not possible to ascertain the cost of acquisition, then transfer of such asset is not taxable। ये श्रीनिवासा जो केस ला है उसकी डिसीजन है ये, कि जब आपकी कॉस्ट डिटर्मिन नहीं होगी, यानी ट्रांसफर ऑफ सच एसेट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज स्पेसिफाइड एंड निल बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, या फिर उसकी कॉस्ट निल मेंशन की गई है लॉ में। तो इसमें यदि निल भी नहीं है और कॉस्ट डिटर्मिन नहीं हो रही है आपकी, तो जो आपका कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो वो किस केस में पॉसिबल है वो देखेंगे। बट हाउएवर इन रिस्पेक्ट टू सर्टेन सेल्फ जनरेटेड एसेट्स सच एज गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एंड इट कैन नॉट बी टेकन एज निल और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो कहते हैं कि सिर्फ गुडविल ऑफ प्रोफेशन ही है जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटर्मिन नहीं हो सकती, और ना ही हम इसको नीले लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 55(2) में को मेंशन किया है सिर्फ गुडविल ऑफ बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन इसमें मेंशन नहीं किया है। तो इस मीन्स उसको नील भी नहीं ले सकते हम, और फिर मार्केट वैल्यू भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि इसकी कॉस्ट जो है कैन नॉट बी डिटर्मिन। बिकॉज रीजन क्या है क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 55(2). Thus, in case of a self-generated asset which is goodwill of profession not covered under section 55(2), since the cost is not ascertainable, there would be no capital gain tax liability। जो प्रोफेशन की गुडविल आप बेचोगे, अपनी सेल करोगे, तो उस टाइम उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होगा। ये मेन पॉइंट है। अनदर केस है जो RM अरुणाचलम वर्सेस CIT 1997। डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज एग्जैक्ट मॉर्गेज चार्ज ऑन कैपिटल एसेट। आपने ऐसे खरीदे, उसके ऊपर कोई पहले से लोन चल रहा है, आपका मॉर्गेज चार्ज है। पेमेंट ऑफ प्रीडिसेसर लोन शैल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब आप कोई लोन चल रहा है ना, पहले से आप ऐसे खरीदते हो तो आपको सस्ती मिलती है, क्योंकि बाद में लोन भी आपको ही वापस करना है। तो जब आप पेमेंट कर दोगे ना उस लोन की, तो वो हमारी कॉस्ट मानी जाएगी एसेट की, और उसमें ऐड हो जाएगी। तो इट मीन्स अब आपका रूल क्या है, assessee acquires absolute interest in that property only after discharge of mortgage debt। So it has been held that the payment of outstanding loan of the predecessor by successor for obtaining a clear title of the property by release of mortgage debt or deed shall be included in the cost of acquisition of the successor under section 48। तो वो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाएगी जब आप उसकी पेमेंट करोगे, लोन को आप वापस करेंगे। So another case like CIP versus K Raja Gopala Rao 2001। तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट बाय ऑब्टेनिंग लोन। आपने एसेट खरीदे और कुछ आपने अपना पैसा डाला, उसने कुछ आपने लोन ले लिया है। तो अब जो लोन आप ले रहे हो और उसके बेस पे पेमेंट कर रहे हो, तो क्या वो हमारी कॉस्ट मानी जाएगी। तो वैसे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट मेड बाय ऑब्टेनिंग लोन विल कॉन्स्टिट्यूट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। It has been held that where assessee raises loan to pay part consideration of property, mortgage expenses incurred for acquisition of the property, and the amount of loan would form part of the cost of acquisition of property।
उसमें लिखा है जो भी एक्सपेंसिव होंगे मॉर्गेज और जो लोन का अमाउंट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि विदाउट लोन आप उसको परचेज ही नहीं कर पाओगे। CIP वर्सेस आदित्य कुमार जजोगिया 2018। अमाउंट इनकम फॉर परफेक्टिंग द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, आपने ऐसे खरीदी, उसमें डिफेक्ट था उसके ओनरशिप राइट में, पर उसके लिए कुछ आपने पेमेंट कर दी और उसका जो टाइटल था उसको ठीक करवा लिया। तो एक्वायर्ड थ्रू विल, जैसे विल के थ्रू आपको मिलेगी प्रॉपर्टी, और मेकिंग फर्दर सेल करनी थी तो आपने टाइटल को हमें करेक्ट करवाना पड़ेगा, उसके लिए पेमेंट करोगे। तो वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और नॉट। So it is held that amount incurred towards perfecting the title of property acquired under will and the amount incurred towards making payment to the trust and the third party in whose favor rights were created is the cost of acquisition। तो ये हमारी cost मानी जाएगी एसेट की और ऐड हो जाएगी। CIT वर्सेज वी रामास्वामी मुगालियर, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल। तो ये भी बड़ा पुराना केस लॉ है। तो एनिमल्स हैं जैसे उनके ऊपर आप एक्सपेंडिचर करके हो, एनिमल्स में हमारी ऐसे होती है तब तो जो इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा करो क्या वो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो द अमाउंट स्पेंट बाय एसएससी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एनिमल हॉर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड वाज रियली फॉर प्रोटेक्टिंग प्रिजर्विंग एंड कीपिंग the animal horse in good health so that healthy offsprings colt or filly are born which is cost of acquisition। तो कहते हैं प्रेगनेंसी में जो भी एक्सपेंस होगा वो तो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो इसमें से वही था यहाँ पर, तो इसमें फर्दर के एनिमल्स आर सुपीरियर एंड वैल्यूएबल है देन अनट्रेन्ड एनिमल्स, ऐसी जगह आप उनको ट्रेनिंग देते हो। देयरफॉर द मेंटेनेंस एंड द ट्रेनिंग एक्सपेंसिव वुड कॉन्स्टिट्यूट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, वो भी हमारी कैपिटलाइज हो जाएगी। यही क्वेश्चन था इसमें। whether cost incurred on training of animal is critical cost of improvement, whether expenditure incurred on animal during pregnancy will be critical cost of acquisition of offspring of animal। तो दोनों में है आपका डिसीजन, यस दैट विल बी कैपिटलाइज्ड। एनिकल केस लॉ CIP वर्सेस मिस फिरोजा सी पटेल। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एज कंपनसेशन पेड, so that is compensation paid for eviction of hutmen dwellers from land which is sold would be critical cost of improvement। आपने जो कोई एक लैंड खरीदी उस पर कोई पुरानी जो है ना हट से बनी हुई थी, झुग्गियाँ जिसे कहते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हमें कुछ कंपनसेशन देना पड़ा उन लोगों को जो वहाँ रह रहे थे, तो क्या वो हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मानी जाएगी। तो इट हैज बीन हेल्ड दैट eviction of the hutmen to dwellers from the land has increased the value of land and therefore the expenditure incurred for the having the land vacated would certainly amount to cost of improvement। yes, ये हमारी लैंड की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, हमारी कॉस्ट मानी जाएगी एसेट की। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग से रिलेटेड केस लॉग है। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होता है ना कितना पीरियड है होल्डिंग का, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो CIT वर्सेज SR जय शंकर 2015, डेट ऑफ अलॉटमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब दो डेट्स हैं, अलॉटमेंट हो रही है या रजिस्ट्रेशन। फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जब आपने प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है, द डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय द बिल्डर ऑफ द फ्लैट और द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू डिटरमिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो आपको कौन सी डेट कंसीडर करनी है, जिस डेट को आपको अलॉटमेंट हुई है, लेटर इशू किया है, या जिस डेट को आप रजिस्ट्री करवाओगे उस प्रॉपर्टी की। तो डिसीजन है allotment gets the title means right to the property on issuance of allotment letter and note on the date of sale deed for purchase means registration of the undivided share in land। तो आपको जो राइट है ना वो उसी टाइम मिल जाता है जब allotment लेटर आपके नाम इशू होता है। Hence the right to property flows from the date of agreement with the bidder। तो इसमें allotment लेटर की जो डेट है वही आपका उसी डेट से पीरियड काउंट होगा आपका। CIT वर्सेस श्रीमती रामा रानी कालिया 2013। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी की आपके उसको कन्वर्ट कर लिया आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में। तो वेदर वेयर लीज होल्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी शुड द पीरियड ऑफ होल्डिंग बी रेकन फ्रॉम। तो पीरियड कहाँ से कंसीडर करना है आपने, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज और फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन से। आपका रूल क्या है,
conversion of leasehold property into freehold property, the improvement of the title over the property as the assessee by the owner prior to conversion. Hence, holding period will be considered from the date of purchase of leasehold property and not from the date of conversion. तो जिस डेट को आपने ओरिजिनली परचेज की थी उस डेट से आपका पीरियड काउंट हो जाएगा. So PP Menon versus CIT 2010. So capital asset received by partner on dissolution of firm. तो can the period of holding of capital asset by firm will be taken into account. अब पार्टनर के पास ऐसे कार्य फर्म डिसॉल्व हो गई है तो जितने टाइम के लिए फर्म के पास थी क्या वो भी उसका पीरियड कंसीडर करेंगे हम पार्टनर के लिए. लेकिन दैट द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट रिसीव्ड बाय असेसी पार्टनर ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हैज टू बी रेकन ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि उससे पहले तो फर्म की एसेट थी वो, अब पार्टनर की एसेट बनेगी जिस डेट को डिसॉल्यूशन हो रही है उस डेट से उसका पीरियड हम काउंट करेंगे. नवीन जिंगल वर्सेस सीआईटी 2010. रिनाउंसिएशन ऑफ राइट शेयर मिला आपने उसको आगे किसी और को सेल कर दिया, रिनाउंस कर दिया, तो वट वुड बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग टू डिटरमिन इफ कैपिटल गेन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. इसका पीरियड कैसे काउंट करना है. द पीरियड ऑफ होल्डिंग वुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राइट बाय द कंपनी अप टू द डेट ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ सच राइट. इट मीन नॉर्मली ये एक साल में हो जाता है, 2-3 महीने में, ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है राइट जब आप रिनाउंस करते हैं. तो जनरल प्रोविजंस आती हैं कैपिटल गेन में. तो सीआईटी वैसे मंजुला जे शाह 2013. तो यह है टाइमिंग ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट. इंडेक्स का बेनिफिट किस डेट से मिलेगा. व्हेन एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल shall apply from the year in which the asset was first held by the assessee or the from the year in which the same was first acquired by the previous owner. तो प्रीवियस ओनर ने जब खरीदी थी या जब असेसी को मिली है एसेट या आपके गिफ्ट या विल, उस डेट से आपने इसका पीरियड कंसीडर करना है. तो इसका डिसीजन है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम लेते हैं ऑफ द कैपिटल एसेट इन द हैंड्स ऑफ असेसी इज टेकन टू बी कॉस्ट ऑफ सच एसेट इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर. कॉस्ट आप लेते हो प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट थी आपकी, तो इट मीन देयरफॉर इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द ईयर इन विच द कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर. इंडेक्स का बेनिफिट भी आपको उसी डेट से मिलेगा जिस डेट को प्रीवियस ओनर ने एसेट को परचेज किया था. अनेगर केस लॉ है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट केस लॉ है. सीआईटी वर्सेस बीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड 2016 में, सीआईटी वर्सेस सेलो प्लास्ट लिमिटेड 2012 में, सीआईटी वर्सेस राजीव शुक्ला. तो इसमें पॉइंट ये था एक डेप्रिशिएबल एसेट है जिस पे डेप्रिशिएशन मिल रही है पर वो अपने होल्ड किए फॉर मोर देन 24 और 36 मंथ है. तो इतनी जैसे बिल्डिंग को जब आप रखते हो ना 24 मंथ से ज़्यादा तो वो लॉन्ग टर्म बन जाती है, और अगर एसेट्स को 36 मंथ से ज़्यादा रखोगे जिस पे डेप्रिशिएशन मिल रही है जैसे प्लांट मशीनरी, वो आपकी लॉन्ग टर्म बन जाती है. बाकी डेप्रिशिएबल एसेट का जो हमेशा कैपिटल गेन या लॉस होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है उसकी नेचर. तो अब क्या आपको पीरियड तो एसेट तो होगी लॉन्ग टर्म, बाकी कैपिटल गेन का नाम है शॉर्ट टर्म, तो क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगी, ये पॉइंट है हमारा. तो कैन असेसी क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F और 54EC ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स बीइंग बिल्डिंग और 36 मंथ्स अगर एसेट हो. जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है दो, एक गेन गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सेक्शन 50 में गेन इसका शॉर्ट टर्म माना जाता है. तो it is held that if the depreciable asset is held for more than 24 or 36 months, it shall be a long term capital asset है, and the capital gain जो भी होगा reinvested in the long term specified assets हाउस प्रॉपर्टी और रेगुलर आप उस कैपिटल गेन को रीइन्वेस्ट करके हो विदिन स्पेसिफाइड पीरियड में, देन इट इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F और 54EC. तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी चाहे उसकी नेचर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है क्योंकि एसेट आपकी लॉन्ग टर्म मानी जाएगी, तो डिडक्शन आपको मिल जाएगी एग्जम्पशन. अनदर केस लाइए फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2015. एडवांस फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन और नोट. आपने एसेट परचेज करनी है एग्जम्पशन के लिए पर पेमेंट करके एडवांस में एसेट नहीं मिली अभी. So when the amount of capital gain is utilized by company by way of advance for acquisition of land, building, plant या machinery या assessing entitled to avail exemption, जैसे exemption आपको मिल जाएगी क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है. उनके सेक्शन 54G का केस था ये. गोली मधुबप्पा वर्सेस ITO 2013.
इन्वेस्टमेंट करी है आपने इन न्यू हाउस में विच इज इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल नेट सेल कंसीडरेशन। क्योंकि जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होती है ना नेट सेल प्राइस है, तो वही हम आपका गेम की सेल प्राइस मानते हैं। तो अब आपने इन्वेस्टमेंट भी उसके बराबर कर गई, तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी जबकि एक्चुअल सेल प्राइस आपका कम है। तो एन एस एस सी कैन मेक इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्चुअल नेट सेल कंसीडरेशन प्लस कुछ आप लोन ले सकते हो या अपने फंड्स यूज कर सकते हो टू मेक इट इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेल कंसीडरेशन विच इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 और 54F। यस एक ही गलत। Illegal case law is CIQ versus Narasimha 1990। इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फ्लोर ऑफ हाउस है। जैसे आपको सेक्शन 54 में या 54F में एग्जम्पशन मिलती है जब आप नया हाउस परचेज करके हैं, अब आपने नया फ्लोर बनाया है एक हाउस का, क्या वो भी एलिजिबल है? तो इट इज हेल्ड दैट व्हेन assessee sells his residential property and invests the amount in construction of a new floor on another house owned by him by demolishing the existing one, so such construction new floor of house is eligible for exemption। Yes, it is eligible for exemption। कई बार आप इन्वेस्टमेंट करके हैं नए हाउस में या स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, वो आपने करके इन नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर, तो क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 में, 54F में या 54EC में? इसकी कुछ केस लॉ है। तो CIT बची कमल वाहल 2013, इसमें क्या किया आपने, परचेज ऑफ हाउस इन द नेम ऑफ स्पाउस टू क्लेम एग्जम्पशन के सेक्शन 54 और 54F में। जैसे एक्स ने सेल करा प्रॉपर्टी पर उसने मिसिंग एक्स के नाम खरीद लिया नया हाउस, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगी। So it is held that assessee had purchased a new house in the name of spouse who is not a stranger out of sale proceeds of the capital asset of the assessee. Hence, the assessee is eligible for exemption under section 54 or 54F for investing in residential house property in the name of spouse। उसमें डिसीजन था कि जो स्पाउस है वो फैमिली मेंबर है और वो स्ट्रेंजर नहीं है, आउटसाइडर नहीं है, तो इसलिए आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो ऐसे एक और केस है CIT वर्सेस गुरनाम सिंह 2010 में, लैंड एक्वायर किया अपने बिग सन एज ए कोनर, तो कैन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B बी डिनाइड if the new agricultural land purchased is owned by assessee with son as a co-owner as per sale deed। So it is held that assessee can register the land in the name of his son being a family member and not a stranger नहीं है as a co-owner and is entitled to deduction under section 54। तो इसमें भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी 54 में। तो इसका मतलब है फैमिली मेंबर के नाम से कि आप हाउस खरीद लेते हो, जो स्ट्रेंजर नहीं है, स्पाउस है, सन है, डॉटर है, वो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो CIT वर्सेस PN अरविंदा रेड्डी 1979। रिलीज ऑफ शेयर बाय को ओनर इज इन्वेस्टमेंट। एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, उसमें से एक ओनर ने अपना शेयर दूसरे को सेल कर दिया, तो क्या वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी? तो डिसीजन है वेयर ए प्रॉपर्टी ओन्ड ज्वाइंटली एंड द वन को ओनर रिलीज हिज शेयर और इन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अदर को ओनर्स इट शैल बी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बायर एंड एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। यस, वो उसकी परचेज मानी जाएगी और उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। Another case है CIT वर्सेस रविंदर कुमार अरोड़ा 2012 एंड BIT वर्सेस मिसिज जेनिफर भिगे 2011। प्रॉपर्टी और बॉन्ड्स आपने एक्वायर किए ज्वाइंट नेम्स में। इन केस ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन ज्वाइंट नेम्स इंक्लूडिंग स्पाउस और बॉन्ड्स परचेज इन ज्वाइंट नेम्स वैगर एग्जम्पशन के सेक्शन 54, 54F और EC कैन बी अलाउड फुली टू द को ओनर or will it be restricted only to his share in the specific asset। क्या उसको फुल इन्वेस्टमेंट की एग्जम्पशन मिलेगी या सिर्फ जो उसका शेयर है? एक बार हेल्ड दैट सेक्शन 54, 54F and 54EC only stipulate that capital gain arising on sale of property is to be invested in specific assets। Hence, assessee entitled to 100% exemption of LTCG so invested in the residential house property and in the bonds in joint names including spouse। तो फुल एग्जम्पशन आपको मिलेगी यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज्वाइंट नेम्स में। अब आते हैं, अब डिफरेंट फ्लैट्स हैं आपके या डिफरेंट फ्लोर्स हैं एज ए सिंगल हाउस है। जैसे आप एक हाउस खरीदते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, तो या दो के लिए भी मिल जाती है यदि आपका कैपिटल गेन कम है 54 के अंदर। तो अब जैसे कई फ्लैट खरीदे आपने एक ही बिल्डिंग में या कई फ्लोर हैं आपके, ठीक है, तो क्या वो सिंगल हाउस माना जाएगा? उससे रिलेटेड केस हो गया CIT वर्सेस गीता गूगल 2013।
इसमें क्या है, बिल्डिंग विद सेवरल फ्लोर्स है, ये सिंगल हाउस है। बिल्डिंग में कई फ्लोर हैं पर हमने इसको सिंगल हाउस माना है। देखो केस लॉ क्या है, वेयर ए बिल्डिंग comprising of several floors has been developed and reconstructed would assumption के सेक्शन 54 और 54 एफ बी available in respect to cost of construction of the new house getting all independent floors hanging over to the chassis or only one independent floor। तो क्या पूरा हाउस की मिल जाएगी एग्जम्पशन एज ए सिंगल हाउस या सिर्फ एक फ्लोर की मिलेगी? तो it is held that when a necessity acquires a building which may be constructed for the sake of convenience as to consist of several units which can if the need rising be conveniently and independently used as an independent residence, it is a single residential house। तो फ्लोर जो अलग अलग है पर वो सिंगल हाउस माना जाएगा। Therefore, assessing entitled to exemption of capital gain in respect to investing in different floors as a single house। तो आगे पूरे सभी फ्लोर को सिंगल हाउस मान के आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। वैसे ही है, टू एडजेसेंट फ्लैट्स हैं विद कॉमन एंट्री एंड मीटिंग पॉइंट इज ए सिंगल हाउस। दो फ्लैट बने हुए हैं साइड बाई साइड, उनकी एंट्री कॉमन है, मीटिंग पॉइंट कॉमन है, वो भी सिंगल हाउस माना जाएगा। तो ये डिसीजन हुआ था CIP वर्सी अनंगा बसापा 2009। तो it is held that where the flats are situated side by side and the builder has effected a necessary modification to make it as one unit, the assessee would be entitled to exemption under section 54 in respect to investment in both the flats as a single house, despite the fact that they were purchased by separate sale deed। अब वो सिंगल हाउस माने जाएंगे इवन जो आपने इनको अलग अलग परचेज किया था, क्योंकि बाद में हमने उसको मॉडिफाई करके उसको सिंगल हाउस बना दिया है। ऐसे केस लो है CIP वर्षी केजी रुकमीनियामा 2011। It was held that where a residential house was transferred and four flats in a single residential complex were purchased by the assessee, all the four residential flats constituted a single house। अनेक केस लगा है CIP वर्सेस सैयद अली अगिल 2013। तो it is held that where the two flats have adjacent kitchen and washrooms and also has a common meeting point making it a single residential unit, the assessee was entitled to investment in both the flats purchased by him as a single house। तो ये भी इन्वेस्टमेंट सिंगल हाउस में मानी जाएगी। और फिर आती हैं कुछ कंडीशन फॉर एग्जम्पशन से रिलेटेड केस लॉग हैं आपके। नंबर 1 CIP वर्सेस संबंगम उदय कुमार 2012। तो assumption under section 54 or 54 for construction not completed within 3 years after the date on which transfer took place on account of pendency of certain finishing work like flooring, electrical fitting, fitting of door shutter etc। क्योंकि इसमें ये होता है आपने assumption लेनी है 54 या 54F में और आप हाउस की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो 3 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कंप्लीट तो हो गई है पर कुछ पेंडिंग वर्क रह गया, फिनिशिंग रह गई है उसकी, तो क्या है वो कंप्लीट माना जाएगा। एक एक है जाएगा if the construction was not completed in all respects or possession could not be taken within the stipulated period, SSC would be entitled to exemption under section 54 or 54F in respect of the amount invested in the construction within the specified period। तो कह रहे हैं कि ठीक है हाउस की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई पर जितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया है 3 साल में उसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वर्सेस GCIP 2010। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC फॉर बॉन्ड्स इशूड आफ्टर 6 मंथ्स। तो उसमें है कि आपने यदि बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो विद इन 6 मंथ्स में होना चाहिए। अब आपने कैन केस लॉ क्या है, कैन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC कैन बी डिनाइड इफ बॉन्ड्स आर इशूड आफ्टर 6 months of vehicle transfer even though payment was made by SSC within 6 months। SSC ने को पेमेंट कर दी 6 महीने में, फिर बॉन्ड की लॉटमेंट मिली उसको 6 महीने के बाद, तो क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगी? It is held that to avail exemption, the exemption under section 54 EC is available if payment has been made within 6 months। वो कह रहे हैं पेमेंट हो जानी चाहिए 6 महीने में, ठीक है, एज रिफ्लेक्टेड इन द बैंक अकाउंट इवन इफ बॉन्ड्स आर इशूड और अलॉटेड आफ्टर 6 मंथ, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अलॉटमेंट जमर की हो, पेमेंट आपने कर दी है तो ठीक है। 119 है CIP वर्सेस शाहजादा बेगम 1988 एंड बलराज वर्सेस CIP 2002। उसमें था कि पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड बट नो रजिस्ट्रेशन, तो इज एसएससी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, जस्ट पोजेशन मिल गया है तो आपको। तो इट इज हेल्ड दैट
If the assessee has paid the full consideration and obtained the possession of the house within the specified time period, the assessee is eligible for exemption, even if the sale deed has not been registered in his favor. Thus, for the purpose of claiming exemption under Section 54 or 54F, holding of legal title to property is not necessary. पोजेशन है, पेमेंट आपने कर दी है, लीगल टाइटल नहीं भी मिला तो भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। तो सी आर्यामा सुंदरम वर्सेस CIT 2018, इसमें है एग्जेम्पशन फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू ट्रांसफर। आपने हाउस अभी ट्रांसफर नहीं किया जैसे, पर आपने नया हाउस पहले ही परचेज कर लिया है, एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो क्या उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी? तो वो भी का कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इनकर्ड बाय एसएससी प्रायर टू ट्रांसफर ऑफ प्रीवियसली ओन्ड तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्वालिफाई फॉर एग्जेम्पशन। तो यस, हमारा तो रूल कहता ही है कि विदिन 1 ईयर बिफोर ट्रांसफर जो भी आप खर्चा करके हो वो भी अलाउड है, एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए। तो इट हैज बीन हेल्ड दैट cost of land and cost of construction incurred prior to transfer residential house property also have to be considered for the purpose of capital gain exemption under section 54 या 54F। Another case of Balakrishna versus Union of India in August 2017, receipt of higher compensation due to negotiation। तो जो क्या गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, फिर आपको कंपनसेशन मिल गया है, आपने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करके उसको इंक्रीज करवा लिया और कंपनसेशन मिल गया। तो दैट इट ट्रांसफॉर्म्स द करेक्टर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन इनटू वॉलंटरी सेल और नॉट। तो क्या वो अब कंपल्सरी की जगह वॉलंटरी सेल मानी जाएगी? सो एज टू डिनाई द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1037। पर ये वॉलंटरी सेल है, फिर सेक्शन 1037 में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। So it has been held that when proceedings were initiated under the Land Acquisition Act, even if the compensation is negotiated and fixed, it will continue to remain as a compulsory acquisition. The claim of exemption of capital gain is therefore tenable in law। क्या आप नेगोशिएशन कर भी लेते हैं, पर कंपनसेशन जो आपको मिलेगा वो कंपल्सरी एक्विजिशन ही रहेगा। मोवालिया बिक्कू भाई बल्लभ भाई वर्सेज ITO TGS 2016, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन। तो इसमें देखो एक नया एक्ट आएगा, उसका क्या रूल है वो देखते हैं पहले। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ये इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन अंडर सेक्शन 72 ऑफ RFCPLA 2013, प्रीवियसली था ये सेक्शन 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, असेसेबल है एज ए कैपिटल गेन और एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसमें ना दो सेक्शन बने हैं इस एक्ट में। इसमें यह है द अवार्ड ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 72 रिप्रेजेंट्स एनहांस्ड वैल्यू ऑफ लैंड एंड जस्ट पार्टेस द करेक्टर ऑफ कंपनसेशन एंड नॉट इंटरेस्ट। एक तो सेक्शन 72 है, उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको कहते हैं हमें एडिशनल कंपनसेशन मिल रहा है कि आपकी वो वैल्यू थी लैंड की वो ज़्यादा थी इसके बेस पे, तो वो तो इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। बट हाउएवर जो इंटरेस्ट मिलेगा अंडर सेक्शन 80 होगा RFCPLA इज फॉर डिले इन मेकिंग पेमेंट। ये आपको मिलता है फॉर डिले इन मेकिंग पेमेंट आफ्टर द कंपनसेशन अमाउंट इज डिटरमिन्ड। तो सच अमाउंट इज इंटरेस्ट माना जाएगा एंड लायबल टू बी टैक्स जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अगर केस में आएगी PCIT वर्सेज ये राजीव भाई नागजी भाई खीसिया 2016, CIT वर्सेज डॉक्टर इंदिरा स्वरूप भटनागर 2012। तो सेक्शन 50C है, आपने रेफर किया केस वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो क्वेश्चन है वेदर असेसिंग ऑफिसर हैविंग मेड रेफरेंस टू द डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर मस्ट कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। अब जो वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बेस पे जो वैल्यू आएगी क्या वो जरूरी है असेसिंग ऑफिसर को कंसीडर करनी? डिसीजन है when the assessing officer has referred the matter to DVO, the assessment has to be completed in conformity with the estimate given by the DVO even if it is lower than stamp duty value under section 50C। thus the DVO valuation under section 50C is binding on the assessing officer। चाहे वो कम भी है ना तो भी उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसके बेस पर ही हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। तरह का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड जो आपके केस लॉज है। CIT वर्सेज पार्ले प्लास्टिक्स लिमिटेड 2011, इसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लैंगिंग कंपनी अंडर सेक्शन 222E।
तो इसमें कहा कि 222E में ये कंपनी लोन देती है अपने बिजनेस पर, जिसका बिजनेस भी लैंगिंग का ही है लोन देने का, फिर वो बेनिफिशियल शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या है? लैंगिंग कंपनी है जैसे सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या है वो देखेंगे। तो एक्ट सेक्शन 222E, एनी एडवांस लोन मेक बाय मेड टू ए शेयर होल्डर इज नॉट ए डिविडेंड, वो डिविडेंड नहीं है। वेयर द लैंगिंग ऑफ मनी जो है एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस होगा कंपनी। तो लैंगिंग ऑफ मनी जो है वो उसका मेन बिजनेस है कंपनी का। फिर जो एडवांस एरिया है ना कंपनी शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो सब्सटेंशियल का मीनिंग देखिए क्या है। तो एक हैज बीन हेल्ड दैट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस में कंसीडर एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। उसके लिए कोई बहुत से फैक्टर हैं, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। परसेंट ऑफ टर्नओवर ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस है टू टोटल टर्नओवर कंपनी, उसमें जो मनी लेंडिंग है उसकी टर्नओवर कितनी है टोटल टर्नओवर के कंपैरेटिवली। परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना है फॉर स्पेसिफिक बिजनेस टू टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी, तो उस बिजनेस से प्रॉफिट कितना आ रहा है। परसेंट ऑफ मैन पावर यूज फॉर ए पर्टिकुलर बिजनेस इन रिलेशन टू टोटल मैन पावर और वर्क फोर्स होगा कंपनी, जितनी मैन पावर यूज हो रही है उस बिजनेस में। परसेंट और प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर स्पेसिफिक डिवीजन, मनी लेंडिंग है जैसे इस केस में, इन कंपैरिजन टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, या कितने परसेंट कैपिटल एम्प्लॉयड आपका उस बिजनेस में यूज हो रहा है। तो इन दिस केस ये जो केस लॉ है हमारा, 42% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द लेंडिंग कंपनी वर डिप्लॉयड बाय द वे ऑफ लोन एंड एडवांसेस। तो जो टोटल एसेट्स थी हमारी उसका 42% हमारा लोन और एडवांस में यूज हो रहा है। फर्दर इफ द इनकम अर्निंग बाय वे ऑफ इंटरेस्ट की एक्सक्लूडेड, यदि हम इंटरेस्ट इनकम निकाल के द अदर बिजनेस हैज रिजल्टेड इन लॉस, दूसरे बिजनेस से लॉस आ रहा है, इसका मतलब मेन जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी इसी बिजनेस से आ रहा है इंटरेस्ट इनकम से। तो these factors से conclude that the lending of money was a substantial part of business of the company. Hence, the money given by it by way of advance or loan to associate could not be regarded as dividend in the section 222E. तो देखें गेम डिविडेंड का और भी केस तो है अंडर सेक्शन 222E में। ट्रेड एडवांसेज आपने दिए हैं इन द नेचर ऑफ कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन वो कैन नॉट बी गेम डिविडेंड। तो वही ऊपर भी हमने ये डिस्कस किया है, यदि आप लोन दे रहे हैं ना बिजनेस पर्पज, बिजनेस नेचर ऑफ कमर्शियल है बिजनेस ट्रांजेक्शन है वही बिजनेस है, फिर वो गेम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। कौन सा केस लॉ है? CIP वर्सेस क्रिएटिव डाइंग एंड प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड 2009 में। इसमें क्या था, एडवांसेज वर मेड बाय ए कंपनी टू ए सिस्टर कंसर्न, सिस्टर कंसर्न ओके सब्सिडरी कंपनी, एंड एग्जिस्टेड अगेंस्ट ए ड्यूड फॉर जॉब वर्क डन बाय द सिस्टर कंसर्न, और वो हमने एडजस्ट कर दिए, उनसे कुछ पैसे आपने देने भी थे उनको जॉब वर्क के। द अमाउंट्स एडवांस फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन आर नॉट डिविडेंड। तो अब ये जो पैसा दिया है ना अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, किसी नोट डिविडेंड, ये डिविडेंड नहीं माना जाएगा। CIP वर्सेस अमरीक सिंह 2015 में, इसमें भी यही था, एडवांस वाज मेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर टू इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी एट द शेयर होल्डर प्रीमिसेस टू अनेबल हिम टू डू द जॉब वर्क फॉर द कंपनी। कंपनी ने लोन दिया शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर ने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की अपनी प्रीमिसेस पे, पर उसका फायदा होगा कंपनी को, कंपनी के बिजनेस के लिए। सो दैट द कंपनी को फुलफिल एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर, which means the excessive proved business experience द एडवांस का नो गेम डिविडेंड, तो एडवांस को दिया था वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा किसी को बिजनेस पर्पज। अनियर केस है CIP वर्सेस अतुल इंजीनियरिंग उद्योग 2014। A floating security deposit was given by a company to its sister concern against the use of electricity generators belonging to sister concern। एक सब्सिडरी कंपनी है तो उसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यूज करने के लिए होल्डिंग ने उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट किया। द कंपनी यूटिलाइज द गैस अवेलेबल टू इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई इट टू द सिस्टर कंसर्न एट कंसेशन रेट। उसके बदले में कंपनी ने अपनी गैस जो थी वो यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और उसको सप्लाई कर दिया सिस्टर कंसर्न को। द सिक्योरिटी डिपॉजिट जो दिया था आपने मेड बाय द कंपनी टू सिस्टर कंसर्न वाज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन arising the normal course of business between two concern and the transaction did not attract section 222A। इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था वो बिजनेस पर्पज के लिए लिया था, तो किसी ने तो एडवांस है टू बी क्रिया की गेम दी है। अलीगढ़ केस है CIP वर्सेस एम्बेसडर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड 2009। उसमें भी यही डिसीजन था, ट्रेड एडवांस गिवन टू शेयर होल्डर विच इज इन द नेचर ऑफ मनी
transacted to give effect to a commercial transaction would not amount to gain dividend। यदि मनी ट्रांजेक्शन है आपकी, मीन लैंगिंग का बिजनेस है, तो दिस इज नॉट गेन डिविडेंड। प्रदीप कुमार मल्होत्रा वर्सेस CIT 2011 है, नॉट गेन डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A। तो कहेंगे लोन और एडवांस गिवन टू ए शेयर होल्डर बाय अ कंपनी इन रिटर्न ऑफ एन एडवांटेज रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से हमें एडवांटेज मिल रहा है, उसके बदले में कंपनी ने लोन दिया है, क्या ये गेन डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के लिए? द असेसी जो है सब्सटैंशियल शेयर होल्डर परमिटेड हिज प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेज टू द बैंक फॉर एनेबलिंग द कंपनी टू टेक द बेनिफिट ऑफ लोन। शेयर होल्डर ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी बैंक को, और उसके बेस पे कंपनी ने ले लिया लोन, एंड इन लिeu ऑफ इट कंपनी गेव एडवांस टू द असेसी, और कंपनी ने उसके बदले में एडवांस दिया शेयर होल्डर को। तो इट इज हेल्ड दैट एडवांस टू शेयर होल्डर वाज गिवन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर द सेट एडवांस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज गेन डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो ये समझो बिजनेस पर्पस के लिए किया है उसने, कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए, दिस इज नॉट गेन डिविडेंड। And again CIT versus Veer Vikram Bag 2014 gave dividend in section 222E। इस केस में गिव डिविडेंड माना जाएगा। It has been held that the amount spent towards repair and renovation of the premises owned by the assessee shareholder but occupied by the company as a lease, it cannot be treated as giving dividend or cannot be treated as purchased in the hands of shareholder। उसमें क्या केस था? कैन रिपेयर एंड रेनोवेशन एक्सपेंसिव इनकर्ड बाय कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रीमिसेस लीज्ड आउट बाय ए सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे की, उस पर कंपनी ने कुछ रिपेयर का खर्चा कर दिया, एंड वो शेयर होल्डर के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, तो क्या वो जो हमने रिपेयर का एक्सपेंस किया है तो वो अब ट्रीट करेंगे हम गिविंग डिविडेंड? वो कह रहे हैं ना ये डिविडेंड है, ना ही ये पर्क मानी जाएगी। कंपनी अपने एज ए लेसी पे कर रही है खर्चा, वो उसका बिजनेस एक्सपेंस है। तो CIT वर्सेज मंजू एंड कंपनी 2011 में। तो विनिंग्स है फ्रॉम अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स नॉट बिजनेस इनकम। जैसे लॉटरी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, उनके पास टिकट्स बच जाती है लास्ट में, वो अनसोल्ड रह जाती है, लेकिन इसका कोई प्राइस निकलता है वो उन्हीं को मिल जाता है, तो क्या वो बिजनेस इनकम है या लॉटरी की इनकम है? So can winnings of prize money on unsold lottery tickets held by a lottery distributor be assessed as business income and be subject to normal rate of tax instead of 30% under section 115 BB? क्योंकि लॉटरी इनकम का टैक्स है 30%, बिजनेस इनकम का है नॉर्मल जो टैक्स लगेगा आपको स्लैब के हिसाब से। तो इट हेल्प दैट रिसीव ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर वाज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एफर्ट मेड बाय हिम एंड नॉट इनकम अर्न बाय हिम इन बिजनेस। उसने कोई एफर्ट नहीं किया इस विनिंग को अर्न करने के लिए, तो ये उसकी बिजनेस इनकम तो है नहीं। इट मीन्स द अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स सीज टू बी स्टॉक इन ट्रेड, और जो अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स है वो स्टॉक भी नहीं है बिजनेस का, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर बिकॉज आफ्टर ड्रॉ दो टिकट्स आर अनसेलेबल है एंड हैव नो वैल्यू एक्सेप्ट वेस्ट पेपर वैल्यू, बट द डिस्ट्रीब्यूटर will receive only the prize money on any prize winning ticket, और उसके डिस्ट्रीब्यूटर को प्राइज नहीं जाएगा। Therefore, the rate of 30% prescribed under section 115 BB is applicable in respect of winning from lottery received by distributor। It means in practice में क्या था? All prizes जो भी मिलते हैं from unsold tickets और all unclaimed prizes of the lottery shall be the property of the organizing agent। तो वो लॉटरी इनकम ही मानी जाएगी, उस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, एंड दिस इज बिजनेस इनकम। तो गोपाल एंड सन्स HUF वर्सेस CIT 2017, उसमें लोन दिया है HUF को एज ए शेयर होल्डर। तो HUF एक शेयर होल्डर है, उसको हमने लोन दिया है। तो एक लोन टू शेयर होल्डर HUF हु इज ए शेयर होल्डर इन ए क्लोजली हेल्ड कंपनी चार्जेबल टू टैक्स एट गेन डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E डिस्पाइट द फैक्ट दैट HUF कैन नॉट बी ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। तो HUF शेयर होल्डर बनके कर्ता के बिहाफ पे, तो देखो एक्ट सेक्शन 222E व्हेन ए लोन इज गिवन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी इट इज टैक्सेबल एज गेन डिविडेंड इफ द लोन वाज गिवन टू ए कंसर्न। लेकिन कंपनी ने किसी कंसर्न को देती है, लोन देती है कंसर्न इन विच बेनिफिशियल शेयर होल्डर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो लेकिन कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो बेनिफिशियल शेयर होल्डर है और उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो होता है 20% और मोर इन द कंसर्न, और उसको लोन दे दिया कंपनी ने, तो वो भी गेन डिविडेंड माना जाता है।
तो इफ द कर्ता वाज शेयर होल्डर एंड द एक्चुएफ जो है वुड बी द कंसर्न इन विच द कर्ता हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, हेंस द लोन अमाउंट इज टू बी असेस्ड एज गेन डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ई। तो एक्चुएफ के लिए ये गेन डिविडेंड माना जाएगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से रिलेटेड देखते हैं केस लॉ। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस बाय इनहेरिटेंस अंडर सेक्शन 78(2)। इसमें होता है जैसे जब सक्सेशन होता है ना बिजनेस का बाय इनहेरिटेंस, जिसको थ्रू विल कहते हैं, कि जो पुराना प्रोप्राइटर था उसका लॉस सारा का सारा जो सक्सेसर है वो सेटल कर सकता है। लेकिन सक्सेशन है आपका बाय इनहेरिटेंस। तो क्वेश्चन है कैन द लॉस इज सफर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म विच वाज डिसॉल्व्ड। अब ये फर्म का लॉस है, फर्म डिसॉल्व हो गई, बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ बाय द इंडिविजुअल पार्टनर। क्या वो इंडिविजुअल पार्टनर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं who took over the business of the firm as a sole proprietor considering the succession as a succession by inheritance। तो क्या इसमें पार्टनर के लिए भी ये सक्सेशन मानी जाएगी बाय इनहेरिटेंस। तो जनरल रूल तो ये है, जनरल रूल ये है कि ओनली द पर्सन हु हैज सफर्ड द लॉस ही कैन टू कैरी फॉरवर्ड, बट सेक्शन 78(2) अलाउज कैरी फॉरवर्ड द लॉस बाय सक्सेसर ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ इनहेरिटेंस में अलाउ करके हैं। तो पहला केस था CIK वर्सेज मधु कांग एम मेहता 2001 में। इसमें सोल प्रोप्राइटर हैड एक्सपायर्ड एंड आफ्टर हिज डेथ द हेयर्स सक्सीडेड द बिजनेस एज पार्टनरशिप कंसर्न। उसके जो लीगल हेयर्स उन्होंने फर्म बना ली, अपना प्रोप्राइटर का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। द लीगल हेयर्स एज ए फर्म कैरिंग ऑन द सेम बिजनेस ऑन द सेम प्रीमिसेस अंडर सेम नेम, बिजनेस सेम है, सेम नाम है। तो देयर इज सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस एज, ये तो सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस माना जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, द लॉसेज सफर्ड बाय द डिसीज्ड प्रोप्राइटर वाज अलाउड टू बी सेटल्ड बाय द फर्म अंडर सेक्शन 78(2) एज ए केस ऑफ सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस। क्योंकि प्रोप्राइटर को हमने बिजनेस टेक ओवर कर लिया उनके लीगल हेयर्स ने एज ए फर्म बनाकर, ये अलाउड है। दूसरा केस लॉ सरोज अग्रवाल वर्सेज CIK 1985 में। In this case, upon death of a partner, his legal heirs were inducted as partners in the firm, but the firm was not dissolved. On the death of the partner, the firm which suffered the losses continued with the induction of the legal heirs of the deceased partner. पार्टनर की डेथ हो गई, उसकी वजह उसका लीगल हेयर पार्टनर बन गया, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, लॉस चलता रहा। तो क्या फर्म सेटल कर सकती है लॉस। दिस बीइंग ए केस ऑफ सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस द बेनिफिट ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड योर लॉसेज वाज गिवन टू द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। यस, ये सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस माना जाएगा, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। एक केस है प्रमोद मित्तल वर्सेस CIK 2013 में। इन दिस केस पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है एंड द टेक ओवर ऑफ द रनिंग बिजनेस ऑफ द फर्म बाय द पार्टनर एज ए सोल प्रोप्राइटर। अब उसने उसका बिजनेस एक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया एज ए सोल प्रोप्राइटर। तो दिस इज नॉट ए केस ऑफ सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस, क्योंकि टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस बाय पार्टनर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए केस ऑफ इनहेरिटेंस ड्यू टू डेथ एज पर लॉ ऑफ सक्सेशन। Hence, the carry forward of losses of firm by the sole proprietor was not allowed. In this case, however, the income earned by the sole proprietor would include his share of loss as an individual, but not the loss suffered by the firm in which he is a partner. सिर्फ जितना उसका शेयर है ना अपना, वो लॉस का शेयर वो सेटअप कर सकते हैं, पूरी फर्म का वो सेटअप नहीं कर पाएगा क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गई है। तो ये सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस नहीं मानी जाएगी। फिर एक केस में आते हैं इसी में एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73 में हमें बताया गया स्पेकुलेटिव बिजनेस कब बनता है केस कंपनी के केस में। इसका रूल है इफ ए कंपनी डिराइव्स इनकम मेनली फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड एनी पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, देन सच ए बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ शेयर शैल बी स्ट्रिक्टली स्पेकुलेटिव बिजनेस। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही है या कोई प्रोफेशन कर देगी, वो सेल परचेज करती है शेयर की, तो वो फिर स्पेकुलेशन मानी जाती है। तो स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से ही सेटअप होगा, पर कुछ केसेस में नहीं मानी जाएगी, वो देखते हैं। नोट स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है इन केस ऑफ ए कंपनी एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73। तो उसका केस है हरिसंस मलयालम लिमिटेड वर्सेस CIK 2009। If the assessing company is not engaged in the business of purchase and sale of share
एंड इफ द शेयर्स आर परचेज एज इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपने शेयर को परचेज किया एज इन्वेस्टमेंट, फिर वो स्पेकुलेशन नहीं माना जाएगा। अनदर केस है ओरिक्स एंड स्पेंसर एशिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2010। कंपनी डूइंग बिजनेस ट्रेडिंग कर रही है, कंपनी से सेल परचेज कर रही है इन यूनिट्स यूटीआई में, क्योंकि एज यूनिट्स जो है वो शेयर्स नहीं है आपके, एक शेयर नोट भी कंसीडर किया गया स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो यूनिट्स में आप सेल परचेज कर सकते हैं, वो स्पेकुलेशन नहीं मानी जाएगी। फिर आते हैं केस लॉ के गिगस्टन से रिलेटेड, गिगस्टन अंडर सेक्शन 80 चैप्टर 6A। तो सीआईटी वर्सेस श्री गोविंद भाई जेठालाल नथवानी चैरिटेबल ट्रस्ट 2015 है। तो इसने डोनेशन दिया अपने ट्रस्ट को अंडर सेक्शन 80G में। कैन द कमिश्नर रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर सेक्शन 80G ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रस्ट हैज फेल्ड टू अप्लाई 85% ऑफ इट्स इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पज। तो आपने डोनेशन देगी पर ट्रस्ट ने 85% अपनी इनकम अप्लाई नहीं करी चैरिटेबल पर्पज के लिए, तो क्या आपको डिडक्शन मिलेगी डोनेशन की? तो सेक्शन है 80G provides deduction in respect of donation made by a person to any institution or fund established in India for a charitable purpose and derives such income which is exempted under section 11 and 12 or section 10, 23AA or 23C. So it is held that at the time of granting approval of exemption under section 80G, only the objects of the trust are required to be examined. तो आपने सिर्फ ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट देखना क्या है, ऑब्जेक्ट्स तो ठीक है कि वो चैरिटेबल है, एंड नोट एप्लीकेशन ऑफ फंड बाय ट्रस्ट, और ट्रस्ट अप्लाई कैसे कर रहा है फंड्स को, ये देखने की आपको जरूरत नहीं है। हेंस trust is eligible for deduction under section 80G even if trust has not applied 85% of its income for charitable purpose. तो CIT वर्सेस स्वर्णगिरी वायर इंस्टॉलेशंस प्राइवेट लिमिटेड 2012। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ऑफ ए बिजनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA। तो कुछ बिजनेस है आपका 80IA में आपको डिडक्शन मिल रही है, उसमें क्या है कि इसका प्रॉफिट 100% डिडक्शन मिल जाती है, पर उसमें लॉस आ गया तो कुछ डेप्रिसिएशन है कि हमारी अनअब्जॉर्ब्ड जो हम सेटअप नहीं कर पाए। तो कैन इट बी सेटअप अगेंस्ट इनकम ऑफ अनदर नॉन एलिजिबल बिजनेस ऑफ एसएससी, क्या वो दूसरे बिजनेस की इनकम से सेटअप हो सकती है? तो अब एसएससी ने क्या, एसएससी है इनका जो लॉस इन एलिजिबल बिजनेस आफ्टर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, हेंस एक सेक्शन 80IA नो डिडक्शन कैन बी क्लेम एट वेरी नो प्रॉफिट। अब 80IA में कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं क्योंकि वहां को लॉस हो रहा है, पहले डेप्रिसिएशन है कि अनअब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो हम दूसरे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये लॉस होगा वो कैसे सेटअप होगा, वो देखते हैं। The Act Section 71 assessee has set to the loss of eligible business against the profit of non-eligible business। तो इसमें जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है गई थी विच का जो लॉस वो हमने नॉन एलिजिबल बिजनेस से सेटल कर दिया। अब आप आगे अगले साल जब प्रॉफिट आएगा सेक्शन 80IA वाले बिजनेस के अंदर, hence a deduction to such extent is not possible in any subsequent year, getting a loss arising on account of balance depreciation of eligible business. So set of under section 71 has to be first deducted while computing profits eligible for deduction under section 80IA in subsequent year। तो अगले साल क्या करना है आपने, जो सेक्शन 80I का ए का जो एलिजिबल बिजनेस है उसमें से जितनी आपने पिछले साल का लॉस सेटअप किया था वो पहले लेस कर दो, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो ये बेसिक रूल है। अनदर केस लॉ CIT वर्सेस कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2018। तो ICD एज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, वेदर प्रॉफिट्स डिराइव फ्रॉम इनलाइन कंटेनर डिपो कैन बी ट्रिगर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो क्या जो आपके इनलाइन कंटेनर डिपो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा? तो ICD फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल सेंटर व्हिच आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस फ्रॉम सी पोर्ट्स। It has been held that infrastructure facility includes an inland port। ये जो inland port है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा। And the inland port shall include ICD where custom clearance is carried out। Just a deduction under section 80IA can be claimed in respect to income earned from ICD, क्योंकि ये eligible business है इंफ्रास्ट्रक्चर का 80IA में। अंडर केस लॉ है CIT वर्सेस रंजीत प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 2018।
तो इसमें है एक GSRGC क्या है, GSRGC जो है एक गुजरात स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने कंपनी ने एग्रीमेंट किया है विद GSRGC फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 80 IEA में। तो क्वेश्चन है, who can assess who enters into an agreement with GSRGC for an infrastructure development project be entitled to deduction under section 80IA even though the agreement has to be entered into with the central or state government or local authority or any other statutory body। तो कहते हैं सेक्शन 80I में होता है आपको एग्रीमेंट करना होता है गवर्नमेंट के साथ हो, तो इस प्रोजेक्ट के लिए तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो क्या GSRGC हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन ये है। So it has been held that since the SSC has entered into an agreement with GSRGC, a government agency constituted by state government for the purpose of executing road development projects, it is entitled to deduction under section 80IA। तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, तो ठीक है गवर्नमेंट के साथ आपका एग्रीमेंट माना जाएगा GSRGC में। ये भी इम्पोर्टेंट केस ला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। PCI के बच्चे जो अरहाम सॉफ्ट्रॉनिक्स 2019 में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें क्या होता है, सब्सटेंशियल एक्सटेंशन किया आपने आफ्टर 5 ईयर्स, एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IC। 21IC में क्या होता है, पहले 5 साल आपको 100% डिडक्शन मिलती है, नेक्स्ट 5 ईयर में फिर आपको जैसे 30% या 25% आपको डिडक्शन मिलती है। पर आपने करके 5 साल में के बाद फिर सब्सटेंशियल एक्सटेंशन करके क्या उसकी अब दोबारा से आप 100% डिडक्शन ले सकते हो, तो ये केस है हमारा। अब पहले रूल देखते हैं क्या होता है। तो कैन एन असेसी हु हैज सेट अप ए न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड अवेल डिडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 80IC फॉर 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल असेसमेंट ईयर, उसने डिडक्शन ले ली 100% पहले 5 साल में। तो वंस अगेन क्या वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग अंडरटेकन सब्सटेंशियल एक्सटेंशन देयर आफ्टर। अब उसने कर दी सब्सटेंशियल एक्सटेंशन 5 साल के बाद, तो उसकी क्या वो फिर 100% डिडक्शन ले सकते हैं फॉर द पीरियड रिमेनिंग आफ्टर 10 ईयर्स। तो क्योंकि सेक्शन को कहता ही है कि आप न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आप बना रहे हो या कोई सब्सटेंशियल एक्सटेंशन कर रहे हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी पहले 5 सालों में। अब ये मिलती है इनिशियल असेसमेंट ईयर से शुरू होती है आपकी, तो उसका मीनिंग देखते हैं पहले। इनिशियल असेसमेंट ईयर मीन्स द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू ए प्रीवियस ईयर इन विच द अंडरटेकिंग और द एंटरप्राइज बिगिंस टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल्स और थिंग्स और कमेंसिंग ऑपरेशन और कंप्लीट्स सब्सटेंशियल एक्सटेंशन। दोनों आगे ना, आप मैन्युफैक्चर शुरू करके हो या सब्सटेंशियल एक्सटेंशन शुरू करके हो, उसी साल से आपको इनिशियल असेसमेंट ईयर की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। तो सब्सटेंशियल एक्सटेंशन का मतलब क्या है, सब्सटेंशियल एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज इन इन्वेस्टिंग इन प्लांट एंड मशीनरी बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बिफोर टेकिंग डेप्रिसिएशन इन एनी ईयर एज ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सब्सटेंशियल एक्सटेंशन इज अंडरटेकन। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो एक हैज बीन हेल्ड दैट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80IC इज आल्सो अवेलेबल इफ assessor carried out a substantial extension of their units by investing required capital in the previous year. The moment substantial extension takes place, another initial assessment year gets triggered। तो जैसे आप सब्सटेंशियल एक्सटेंशन करते हैं तो समझो आपका इनिशियल असेसमेंट ईयर जो है वो स्टार्ट हो गया है। हेंस an undertaking or an enterprise which has set up a new unit of the nature under section 80IC would be entitled to deduction at the rate of 100% of the profit and gains for 5 assessment year commencing with the initial assessment year। So in case substantial extension is carried out after 5 years within the total period of 10 years, the said previous year in which a substantial extension is undertaken would become initial assessment year, and from that assessment year, assessee shall be entitled to 100% deduction for the period remaining out of 10 years as provided under section 80IC। तो इसका मतलब है एसएससी 2 बार 100% डिडक्शन ले सकते हैं। पहले अपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, पहले 5 साल लिए डिडक्शन, फिर 5 साल के बाद करके सब्सटेंशियल एक्सटेंशन, उसकी भी आप 100% डिडक्शन ले सकते हो। फिर आते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB से रिलेटेड। तो CIT बची मेघालय स्टील्स लिमिटेड 2016 आपको सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से और वो हमारा प्रॉफिट माना जाता है।
क्या वो प्रॉफिट है 80 बी में, लेकिन प्रॉफिट है तो डिडक्शन भी मिल जाएगी इसकी। तो कैन ट्रांसफर सब्सिडी और फ्रेट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी एंड पावर सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट भी ट्रिकी है कि प्रॉफिट्स derived from business or undertaking to qualify for deduction under section 80 IB. It has been held that transfer to subsidy, interest subsidy and power subsidy from government were revenue receipts which are reimbursed to the assessee for elements of cost relating to manufacture or sale of their products. Accordingly, these subsidies qualify for deduction under section 80 IB. So another case like CIP versus Orchev Pharma Private Limited 2013, Liberty India Limited versus CIP 2009. Can duty drawback and import entitlement be created profit derived from business of the industrial undertaking to be eligible for deduction under section 80 IB? अब ये नहीं देखा सब्सिडी को बिजनेस का प्रॉफिट माना जाएगा, उसी डिडक्शन मिल जाएगी। तो जब ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलेगा या इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट का, क्या वो भी प्रॉफिट है बिजनेस का? तो इट इज हेल्ड दैट द इंसेंटिव से जो है ड्यूटी ड्रॉबैक और इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट्स आर नॉट प्रॉफिट्स derived from eligible business under section 80 IB but are ancillary profits हैं such undertaking के, hence not eligible for deduction under section 80 IB। तो आपने दोनों में ध्यान रखना है, सब्सिडी की डिडक्शन मिलेगी 80 IB में, वो प्रॉफिट है बिजनेस का। ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, उसकी फिर डिडक्शन भी नहीं मिलेगी 80 IB में। पटेला कोटजिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIP 2008। इंटरेस्ट इनकम एड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 80 IB। तो इंटरेस्ट इनकम हो रही है, एक है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम कस्टमर ऑन डिलेड कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड से, कस्टमर से जो कलेक्शन की वो लेट होगी उस पर इंटरेस्ट इनकम मिलेगी हमें, क्या वो इनकम मानी जाएगी? शैल बी इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80 IB में। तो एक बार हेल्ड जाए तो इंटरेस्ट इनकम डिराइव्ड बाय अंडरटेकिंग ऑन डिलेड कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड शैल बी ट्रीटेड इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड इट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, और उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी क्योंकि बिजनेस की इनकम है ये। प्रवीण सोनी वर्सेस CIP 2011 में इसमें डिडक्शन अलाउड फॉर द रिमेनिंग ईयर्स अंडर सेक्शन 80 IB। तो रिमेनिंग ईयर्स की डिडक्शन आपको कैसे मिलेगी? कैन एन असेसी who has not claimed deduction under section 80 IB in the initial years start claiming deduction for the remaining years during the period of eligibility if the conditions are satisfied। जैसे 10 साल में मिल गया ना डिडक्शन, 3 साल आपने क्लेम नहीं की, क्या रिमेनिंग 7 ईयर के लिए आप क्लेम कर सकते हो? यस। it is held that the deduction under section 80 IB should be allowed to the assessee for the remaining years up to the period for which entitlement would accrue provided condition under section 80 IB are fulfilled। तो जितने रिमेनिंग ईयर्स रह गए उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अनदर केस है CIP वर्सेस नेस्टर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड सिगवाल रेफ्रिजरेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस DCIP 2010। उसमें है डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ईयर ऑफ प्रोडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB। हमें डिडक्शन मिलनी शुरू होती है जब आप प्रोडक्शन करते हो, कमर्शियल प्रोडक्शन उस साल से। The period of consumption under section 80 IB commence from the year of trial production और commercial production। अब क्वेश्चन है कि आपने ट्रायल प्रोडक्शन की तो क्या उसी साल से आपको डिडक्शन मिल जाएगी? क्या वो आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन मानी जाएगी? Would it make a difference if the sale was effective from out of trial production? तो ट्रायल प्रोडक्शन से जो आपको आउटपुट मिला ना उसको आपने सेल कर दिया है। तो देखें क्या रूल है। It has been held that if assessee makes a sale of trial products before commercial production, then it has crossed the stage of trial production and the final saleable product has been manufactured and sold। जब ट्रायल प्रोडक्शन की आप सेल कर दोगे तो वो आपकी फाइनल सेल मानी जाएगी। इट मीन्स द क्वांटम ऑफ कमर्शियल सेल एंड द पर्पज ऑफ सेल नेमली टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑफ GST डिनोट मटेरियल, कितनी क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करती है। इट मीन्स विद द सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन, जैसे आपने सेल करी ट्रायल प्रोडक्शन की मार्केटेबल क्वालिटी एस्टेब्लिश्ड, हेंस द असेसी वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ सेल। तो उसी साल से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो आपका इनिशियल असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जनरल केस लॉज है। सो कुकुर फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ACIP 2014 में
अब बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, ये जो प्रोडक्शन मानी जाएगी क्या वो, वेदर प्रोसेसिंग ऑफ बोटलिंग ऑफ गैस इनटू गैस सिलेंडर अमाउंट्स टू प्रोडक्शन ऑफ गैस सिलेंडर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 80 Just it is held that process of bottling gas into gas cylinder, which requires a very specialized process and independent plant and machinery. It amounts to production of gas cylinder containing gas for the purpose of claiming. तो ये मैन्युफैक्चर है तो आपको रिएक्शन मिल जाएगी API B में। तो CIT वर्सेज चिरंजीवी विंग एनर्जी लिमिटेड 2011 है। असेंबली ऑफ पार्ट्स टू मेक विंग मिल एक मैन्युफैक्चर। अब विंग मिल बना रहे हैं उसके लिए क्या होता है जितने स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करके हैं तो वो भी मैन्युफैक्चर माना जाएगा। API B के लिए बुक का प्रोक्योरमेंट ऑफ पार्ट्स एंड असेंबलिंग देम टू मेक विंग मिल एक मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन टू be entitled to direction under section 80IB. So it is held that the different parts of procured by SSA could not be treated as a windmill individually and only when assembled together they got transformed into a new product which is windmill. So thus assembly activity would amount to manufacture or production of thing or article to qualify for direction under section 80IB. तो CIT वर्सेज ज्योति प्लास्टिक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड 2011 persons employed through contractors or workers under section 80IB। किस पे रिक्वायरमेंट होती है मैन्युफैक्चर के लिए वर्कर्स आपको एम्प्लॉय करने हैं देखिए कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर एम्प्लॉय करके हो वो भी आपके वर्कर्स माने जाएंगे। कैन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग्स क्रिएटेड अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय इट थ्रू एजेंसी who are called contractors get as workers to qualify for claim of deduction। तो वन ऑफ द कंडीशंस है आपकी फॉर क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB that it should employ 10 or more workers in a manufacturing process carried on with the ego power or 20 or more workers in a manufacturing process without power। तो it is held that worker is referable to the persons employed by the assessee directly or by or through any agency including a contractor in the manufacturing activity carried on by the assessee therefore deduction under section 80IB is allowed। Another case was CIT versus Sunil विशंभर नाथ तिवारी 2016। तो डिसअलाउंस होगी आपकी अंडर सेक्शन 40A मीन्स आपने TDS चार्ज नहीं किया तो आपका 70% जो पेमेंट होती है वो जिस आपकी जो है अलाउड होती है 30% आपकी डिसअलाउड हो जाती है। तो अब वो प्रॉफिट माना जाता है क्या वो प्रॉफिट है अंडर सेक्शन 80IB में। whether the increase in GTI on account of disallowance under section 40A considered for deduction under section 80IB। It is held that assessee is entitled to claim deduction under section 80IB in respect of enhanced gross total income as a consequence of disallowance of expenditure। तो जब ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा ना आपका 40A में 30% है जो वो आपकी इनकम बन जाएगी बिजनेस की। कि जब बिजनेस की इनकम बन जाएगी वो बिजनेस का प्रॉफिट माना जाएगा अंडर सेक्शन 80IB में और उसकी आप डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो।